चैप्टर्स 377, 378, 379, 380। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 377, रिफाइनिंग एन इमॉर्टल गू। छोटे छोटे लाल अंडों जैसे लोगों का एक झुंड फैंग युआन को घेर कर लगातार हमला कर रहा था। ये शैतान क्या बेवकूफ है, हिल क्यों नहीं रहा? काश सारे शैतान इतने ही बेवकूफ होते तो क्या बात थी। अपना गार्ड नीचे मत करना, शैतान बहुत चालाक होते हैं, जल्दी से मार डालो इसको। फैंग युआन को मरने की हालत में देखकर वो लाल अंडों जैसे लोग जीत की खुशी में झूम उठे। लेकिन ठीक उसी पाल एक अदृश्य शक्ति नीचे आई और फैंग युआन को अपने साथ उड़ा ले गई। घेरे में फंसा मरता हुआ और बेहोश फैंग युआन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया और अपने पीछे छोड़ गया हैरत में डूबे हुए अन लाल अंडों जैसे लोगों को। जब फैंग युआन गहरी नींद से जागा तो उसके सामने का नजारा पहले से बिल्कुल अलग था। ये एक गहरे नीले रंग का हॉल था। हॉल एकदम सादा था, बड़े बड़े ब्रोंज के आयताकार ब्लॉक से बना हुआ। अन ब्लॉक्स पर काफी काई जमी हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि वो कितने पुराने हैं। फैंग युआन हॉल के बीच में लेटा हुआ था, अपनी पीठ के नीचे ब्रॉन्ज ब्लॉक की ठंडक महसूस कर रहा था। मैंने तुम्हारे घाव ठीक कर दिए हैं। एक बड़े से कछुए ने धीरे धीरे अपनी झुर्रीदार एड़ खोली और फैंग युआन को घूरने लगा। फैंग युआन धीरे धीरे जमीन से उठा। पहले उसने अपने शरीर को छुआ, उसके घाव सच में ठीक हो गए थे। फिर उसने शांत चेहरे से हॉल के चारों तरफ देखा। आखिर में उसने अपनी नजर अपने सामने उस विशाल कछुए पर टिका दी। ये विशाल कछुआ एक घर जितना बड़ा था। उसकी पीठ पर एक मोटा और कठोर जड़े का पतला शेल था। उसके चारों पैर हाथी के पैरों जैसे थे और उसके चेहरे से दो ड्रैगन की मूंछें निकल रही थी। फैंग युआन ने उस विशाल कछुए को देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान आई जो जल्दी एक ककाहे में बदल गई। हा हा हा, उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने जानबूझकर मौत को गले लगाया था, यहां तक कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा का भी इस्तेमाल नहीं किया। ये सब उसके पिछले जन्म के ज्ञान और जानकारी की वजह से था, जिसमें एक बहुत बड़ा रिस्क शामिल था। ऐसा कह सकते हैं कि एक गलत कदम और खेल खत्म। लेकिन एक डिमोनिक कल्टीवेटर हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वो लोग ऑल इन वाले जुए में सबसे माहिर होते हैं। ए फ्लैट फैंग युआन मेन हॉल तक पहुंच गया था और उसके सारे रिस्क रंग लाए थे। जोर से हंसने के बाद फैंग युआन चुप हो गया और यूएस विशाल कछुए का सामना करते हुए बोला, लैंड स्पिरिट बागी, आखिरकार तुम अपनी गहरी नींद से जाग ही गए। तुम मुझे जानते हो? विशाल कछुए की आवाज में एक कंपन था और उसकी इल्म में थोड़ा सा शक। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूं और इस ब्लेस्ड लैंड का राज भी जानता हूं। फैंग युआन ने हाँ में सर हिलाया, अपने हाथ पीछे करके हॉल में चलते हुए। यह ब्लेस्ड लैंड एक पुराने स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल से बनी है। असगू इमॉर्टल ने इस ब्लेस्ड लैंड की रक्षा की, मुसीबतों और आपदाओं का सामना किया, लेकिन आखिर में वो एक आपदा में मारा गया। उसकी आखिरी इच्छा इस ब्लेस्ड लैंड की दिव्या शक्ति के साथ मिलकर लैंड स्पिरिट बन गई। यानी तुम, बागी। जब तक मैं उसकी मरने से पहले की इच्छा पूरी कर देता हूं, मैं इस ब्लेस्ड लैंड का नया मालिक बन सकता हूं। मैं सही कह रहा हूं ना? फैंग युआन ने साफ साफ कहा, बिना बात को घुमाए। बेशक लैंड स्पिरिट गू इमॉर्टल से बना है, पर अब वो इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ अस इमॉर्टल की इच्छा है। अगर अर्थ की भाषा में समझाऊं तो ये एक प्री प्रोग्राम्ड एआई जैसा है। जब तक लैंड स्पिरिट की शर्त पूरी हो जाती है, कोई भी उसकी मान्यता हासिल करके ब्लेस्ड लैंड का नया मालिक बन सकता है। इसलिए जब फैंग युआन ने बात की तो किसी भी साजिश या चाल की जरूरत नहीं थी। विशाल कछुए ने सर हिलाया। ये सही है, उनकी मरने से पहले की आखिरी इच्छा हाई इस ब्लेस्ड लैंड का टेस्ट है। जब तक तुम यूज पूरा कर सकते हो, तुम मेरे मास्टर बन सकते हो। और इस इच्छा का कंटेंट सेकंड एपर्चर गू को रिफाइन करना है, सही ना? फैंग युआन ने पूछा। पुराने जमाने में स्ट्रेंथ पाथ का बोलबाला था। 10 में से 8 गू मास्टर्स स्ट्रेंथ पाथ पर चलते थे। इस ब्लेस्ड लैंड का असली मालिक एक स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल था। उसने सेकंड एपर्चर गू का रेसिपी बनाया था। लेकिन आखिरी जरूरी कदम से ठीक पहले वो एक आपदा में मारा गया। उसके मरने के बाद उसकी ये आखिरी धुन हाई लैंड स्पिरिट बन गई। यानी फैंग युआन के सामने खड़ा ये विशाल कछुआ। इस इच्छा को पूरा करने के लिए ये कछुआ बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन वक्त बीत गया और कोई भी शर्तों पर खरा उतरने वाला नहीं आया। इस किस्मत वाले इंसान को एक स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर होना जरूरी था, जिसके पास बीस्ट फैंटम्स हो और वो एक हद तक ताकतवर भी हो। इसके अलावा अस स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर को मौत के कागार पर होना चाहिए था ताकि यूज ये मौका मिल सके। ऐसा इसलिए था
क्योंकि ब्लेस्ड लैंड के पिछले मालिक के मन में बहुत ज्यादा नफरत और गुस्सा भरा था। वो नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उसकी दौलत इतनी आसानी से हासिल कर लें। लेकिन वो सेकंड एपर्चर गू को रिफाइन भी करना चाहता था, इसलिए ऐसी शर्त रखी गई थी कि किस्मत वाला इंसान भी उसकी तरह मौत के बिल्कुल करीब हो। सिर्फ वही जो उसके जज्बातों को समझ सके सब कुछ पाने के काबिल हो सकता था। लेकिन वक्त गुजरता गया और आपदाएं और मुसीबतें आती रही। लैंड स्पिरिट बागी को कोई भी काबिल स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर नहीं मिल सका। अपनी इमॉर्टल एसेंस को बचाने के लिए वो बेचारा बस सो सकता था। ये विशाल ब्लेस्ड लैंड कई आपदाओं और मुसीबतों के बाद अपने असली साइज के 1% से भी कम रह गया था। एक हाई आपदा ब्लेस्ड लैंड में 1000 छेड़ करने के लिए काफी थी। इसी तरह एक छेड़ बन गया और बाहर की दुनिया से एक रास्ता ब्लेस्ड लैंड से जुड़ गया। 3 आवारा बच्चे यहां आए और ब्लेस्ड लैंड के रिसोर्सेस पर निर्भर होकर कल्टिवेट करने लगे। यही द डेमोनिक पाथ के 3 किंग्स। जब तीनों किंग्स ने अपना बदला ले लिया तो वो रहने के लिए ब्लेस्ड लैंड में वापस आ गए। वक्त के साथ वो ब्लेस्ड लैंड से और भी परिचित हो गए और रैंक 6 से बस एक कदम दो थे। लेकिन आखिर में उनमें से कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया और मरने से पहले उन्होंने इस जगह को 3 किंग्स इनहेरिटेंस ग्राउंड में बदल दिया। ये तीनों किंग्स रिफाइनमेंट, फायर और एंस्लेवमेंट पथ पर चलते द उनमें से कोई भी स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर नहीं था। जैसे ही बदलाव शुरू हुआ लैंड स्पिरिट जाग गया। वो चुपचाप देखता रहा बिना उन्हें रोके। वो इस इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके काबिल स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स को आकर्षित करना चाहता था। जब 3 किंग्स इनहेरिटेंस खुला तो अनेकों गू मास्टर्स अंदर आए और ब्लेस्ड लैंड की इमॉर्टल एसेंस का खर्च बढ़ गया। जब ब्लेस्ड लैंड बर्बाद होने के खतरे में आ गया तब वो विशाल कछुआ अपनी नींद से जागा। जागने के बाद लैंड स्पिरिट ने सबसे पहला काम किस्मत वाले इंसान को ढूंढना शुरू किया। पूरे ब्लेस्ड लैंड में कई स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स थे, लेकिन उसकी शर्तों को पूरा करने वाला कोई नहीं था। पुराने जमाने में स्ट्रेंथ पाथ मेनस्ट्रीम था, लेकिन अब जब वक्त बदल चुका था, स्ट्रेंथ पाथ खत्म हो चुका था, बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर। जो लोग सच में स्ट्रेंथ पथ को एक ऊंचे लेवल तक कल्टिवेट करते थे वो और भी रहे थे। जब फैंग युआन को सेकंड एपर्चर गू के बारे में बात करते सुना तो लैंड स्पिरिट बागी हैरान रह गया। तुम बहुत कुछ जानते हो। यूज अजीब लगा, लेकिन उसने इस मामले की और जांच नहीं की। उसके लिए किस्मत वाला इंसान मिल चुका था। अब अगला टारगेट सेकंड एपर्चर गू को रिफाइन करना था। हालांकि सेकंड एपर्चर गू रिफाइन करना आसान नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेकंड एपर्चर गू कोई इमॉर्टल गू नहीं था, वो एक रैंक 6 इमॉर्टल गू था। लेकिन फैंग युआन पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था। उसने सीधे पूछा, सेकंड एपर्चर गू एक रैंक 6 गू है, रैंक 5 मॉर्टल है, रैंक 6 इमॉर्टल। एक इमॉर्टल गू को रिफाइन करने के लिए सबसे बेसिक शर्त है इमॉर्टल एसेंस। इस ब्लेस्ड लैंड में कितनी इमॉर्टल एसेंस बची है? कछुए ने अपना शरीर घुमाया और हॉल के अंदर गहराई में देखा। फर्श में दरार पड़ी, एक छेद दिखा और एक ब्रोंज का कड़ाई धीरे धीरे ऊपर उठा। आखिर में फर्श वापस बैंड हो गया और सिर्फ कड़ाई हॉल में रह गई। इस कड़ाई के 3 पैर और डू हैंडल द इसके अंदर इमॉर्टल एसेंस भरा हुआ था। इमॉर्टल एसेंस एक हरे रंग का पानी था, क्रिस्टल क्लियर, और उससे एक जंग जैसी महक आ रही थी। इमॉर्टल एसेंस बहुत कम बची थी। कढ़ाई में सिर्फ एक पतली सी परत रह गई थी और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था ये बूंद बूंद करके धीरे धीरे कम हो रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब से ब्लेस्ड लैंड खुला था अनेकों गू मास्टर्स ने इसकी खोज की थी और कई बार अंदर बाहर आए थे, जिससे इमॉर्टल एसेंस खर्च हुई थी। लेकिन ये मेरे पिछले जन्म से तो काफी बेहतर है, जब तक मैं इसे ठीक से मैनेज करता हूं। फैंग युआन ने इमॉर्टल एसेंस की इस परत को देखा, गहरी सोच में डूबा हुआ, जैसे उसके सर के ऊपर चिंगारियां उड़ रही हों। उसके पिछले जन्म में 3 किंग्स इनहेरिटेंस के खुलने के बाद लैंड स्पिरिट ने इंतजार किया, लेकिन उस अपना किस्मत वाला मालिक नहीं मिला। इनहेरिटेंस के आखिरी दौर में जाकर लैंड स्पिरिट को एक काबिल मरता हुआ स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर मिला और उसने यूज यहां ट्रांसपोर्ट कर दिया। यह लकी इंसान डेमोनिक पाथ का सदस्य था जो इस मुसीबत से बच गया और इस संकट से फायदा उठाया। हालांकि वो गू वॉर्म्स रिफाइन करने में बहुत बुरा था। जब उसने रिफाइनमेंट प्रोसेस शुरू किया तो वो मर गया। आखिर तक आते आते गू मास्टर्स को 3 किंग्स इनहेरिटेंस की काफी समझ हो गई थी और वो जानते थे कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। अन सबके पास अपनी जान बचाने के लिए कुछ ट्रम्प कार्ड्स या टोकन्स दी और वो आसानी से जब चाहें जा सकते थे। आखिर में ब्लेस्ड लैंड और ज्यादा नहीं टिक सका और गू मास्टर्स अपने गू वॉर्म्स का आजादी से इस्तेमाल कर सकते थे, लड़ाई और खून खराबा कर सकते थे।
जहां लड़ाइयां होती हैं वहां मौत और घायल होना लाजमी है। लैंड स्पिरिट को एक मौका मिला और उसने उनमें से कुछ स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स को चुना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इमॉर्टल एसेंस की भारी कमी थी और लैंड स्पिरिट बहुत कमजोर हो चुका था, कुछ भी करने में असमर्थ था। आखिर में ब्लेस्ड लैंड टूटता चला गया और गू मास्टर्स ने इस हॉल को ढूंढ लिया। यहां पहुंचकर उन्होंने लैंड स्पिरिट से लड़ाई की और यूएस स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर को मार दिया जो गू रिफाइन कर रहा था। तब जाकर उन्हें पता चला कि संचा माउंटेन के ब्लेस्ड लैंड में ऐसा राज छिपा था। लेकिन यूएस वक्त इमॉर्टल एसेंस खत्म हो चुकी थी और लैंड स्पिरिट मार चुका था, गू रिफाइनमेंट पूरी तरह से फैल हो गया। लेजेंडरी सेकंड एपर्चर गू पहला बनने से पहले ही विलुप्त हो गया। सेकंड एपर्चर गू एक गू मास्टर को दूसरा अपर्चर देता है। इस गू की कीमत तो एक बेवकूफ भी समझ जाएगा। मेरे पास अब ग्रेड एप्टीट्यूड है, एक अपर्चर में 90% प्राइमेवल एसेंस है। अगर मेरे पास सेकंड एपर्चर गू आ गया तो मेरे पास 180% प्राइमेवल एसेंस होगा। साथ ही मेरी प्राइमेवल एसेंस रिकवरी स्पीड डबल हो जाएगी और मैं गू वॉर्म्स का एक दूसरा सेट भी रख सकूंगा। मेरी बैटल स्ट्रेंथ तूफान की तरह बढ़ जाएगी और मैं अपना खुद का इतिहास रचूंगा। एक बार मैं सफल हो गया तो अपने रैंक में मैं सबसे ताकतवर इंसान बनूंगा, फॉर शो। फैंग युआन अंदर ही अंदर उत्तेजित था, लेकिन इस इमॉर्टल गू को रिफाइन करना सच में बहुत मुश्किल था। ये कोई आसान काम नहीं होने वाला था। इसे देखकर तो टाइम यूबाई के भी होश उड़ जाते, लेकिन फैंग युआन के लिए मामला बिल्कुल अलग था। पहली बात, वो अपने पिछले जन्म में एक रैंक 6 गू इमॉर्टल था जिसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके पुनर्जन्म लिया था। उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा को सफलतापूर्वक रिफाइन भी किया था। उसके पास एक इमॉर्टल गू बनाने का अनमोल अनुभव था। दूसरी बात, जब से थ्री किंग्स इनहेरिटेंस खुला था वो प्लानिंग कर रहा था। उसने हर जगह स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स को चैलेंज किया, अपने कंपटीशन को खत्म करते हुए। जू सैंसी, सेंचुरी बॉय, ये सब उसके पिछले जन्म में लैंड स्पिरिट द्वारा चुने गए थे, लेकिन अब वो फैंग युआन के हाथों मारे गए। आखिर में उसके पास लैंड स्पिरिट की मदद थी। उसके पिछले जन्म में लैंड स्पिरिट पहले से ही बहुत कमजोर था जब उसने पहले लकी इंसान को देखा था। आखिर में वो इतना कमजोर हो गया था कि कुछ मॉर्टल्स ने हाई यूज मार डाला। लेकिन इस जन्म में सब कुछ अलग था। फैंग युआन जानबूझकर मौत के करीब पहुंचा, यहां पहले आकर यूज लैंड स्पिरिट से बहुत बड़ी मदद मिलने वाली थी। इस जमाने में असगू इमॉर्टल ने इस गू को रिफाइन करने के लिए भरपूर तैयारी की थी। ऐसी फाउंडेशन के साथ मेरे पास इस रिफाइनमेंट में सफल होने का कम से कम 50% चांस है। जब फैंग युआन ने स्प्रिंग ऑटम सकाडा रिफाइन किया था तब उसके सफल होने के चांस 20% से भी कम थे। लेकिन अब जब वो सेकंड एपर्चर गू रिफाइन कर रहा था तो उसके पास 50% चांस था, जो कि बहुत ज्यादा थे। चैप्टर 378, ही इज डेड, डबल चैप्टर। जल्द ही फैंग युआन शांत हो गया। सेकंड एपर्चर गू सिर्फ एक मौका था, इसे हकीकत में बदलने के लिए प्लानिंग और मेहनत की जरूरत थी। चाहे सेकंड एपर्चर गू का रिफाइनमेंट सफल हो या विफल, बड़ी मात्रा में इमॉर्टल एसेंस खर्च होगी। इमॉर्टल एसेंस के बिना यह ब्लेस्ड लैंड आने वाली धरती की आपदा और स्वर्गीय मुसीबत का सामना नहीं कर सकता। कहने का मतलब है, भले हाइमेन इस ब्लेस्ड लैंड का मालिक बन जाऊं, यह ब्लेस्ड लैंड अब बचाया नहीं जा सकता और मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए सेकंड एपर्चर गू हाई स्ट्रिप का मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा। हालांकि पूरा मामला इतना आसान और सीधा नहीं था। फैंग युआन जिस सिचुएशन का सामना कर रहा था वो बेहद कॉम्प्लेक्स थी। सेकंड एपर्चर गू का रिफाइनमेंट शुरू होते ही बची हुई इमॉर्टल एसेंस तेजी से घटने लगेगी। ब्लेस्ड लैंड बहुत कमजोर हो जाएगा और लैंड स्पिरिट की मदद भी कम से कम होती जाएगी। साथ ही यूज ब्लेस्ड लैंड के अंदर मौजूद गू मास्टर्स के बारे में भी सोचना था। अगर उन्होंने इस मेन हॉल को ढूंढ लिया तो वो जरूर उसके पिछले जन्म की तरह एक साथ हमला करेंगे और गू रिफाइनमेंट के प्रोसेस में बाधा डालेंगे। फैंग युआन की एड में एक तेज रोशनी चमकी और कुछ देर सोचने के बाद उसने आगे बढ़कर मांग की, लैंड स्पिरिट, मुझे सेकंड एपर्चर गू को रिफाइन करने का रेसिपी बताओ। लैंड स्पिरिट बागी ने धीरे से अपना सर हिलाया और उसकी गहरी आवाज फैंग युआन के कानों में पड़ी, तो ध्यान से सुनो, यह है रेसिपी का पूरा कंटेंट। सादी हुई मिट्टी का ब्लड पाउडर, धरती में खजाने का फूल, जेड बोन पंखुड़ियों में बदल जाए, आइस मसल्स डंडी बन जाए और गोल्डन रेलक फूल का दिल। एक चमकदार स्टेलर फायर, बर्फ और बर्फानी मैदान को एक करे। यांग क्लाउड नीचे से एलिक्सिर फायर से जले और यिन क्लाउड्स ऊपर से सोने जैसा रेत बिखराए। बीच में बीस्ट फैंटम्स डालो जब तक बिजली ना कड़के, जिससे बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटा बनेगा,
और फिर एपर्चर्स इकट्ठा करना शुरू करो। जंगली GHAS भी लगामुगे, खून की समंदर जैसी। 300 साल बाहर की तरह, 500 साल पतझड़ की तरह। असीमित दिव्य अवसर के साथ जंगलों में टेरो और घूमो, तीसरा पहर जोड़ो, और फिर एक और तीसरा पहर, जिससे 9 प्राप्त होंगे। 9 यानी चरम सीमा, रिफाइनमेंट पूरा हुआ। रेसिपी का कंटेंट बहुत बड़ा था और उसमें लगभग 10,000 शब्द थे। सुनते सुनते फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया। इस सेकंड एपर्चर गू को रिफाइन करने में हजारों कदम थे। शुरुआती स्टेज में सैकड़ों तरह के मटेरियल्स, बीच के स्टेज में बड़ी संख्या में रैंक 4 और रैंक 5 गू का इस्तेमाल था, और आखिरी कदम के करीब आते आते ये और भी मुश्किल होता जाता, जब तक कि आखिर में एक और रैंक 6 इमॉर्टल गू का इस्तेमाल ना करना पड़े। ये अच्छा नहीं है। सेकंड एपर्चर गू को रिफाइन करने की डिफिकल्टी मेरे अनुमान से कई गुना ज्यादा है। मेरे पिछले जन्म की इंटेल में सिर्फ रेसिपी के शुरुआती स्टेज की बात थी, वो भी लोगों की गलत फहमियों से भरी हुई। फैंग युआन का दिल डूब गया। उसकी 50% की उम्मीद रेसिपी सुनने के बाद लगभग 30% रह गई। तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेकंड एपर्चर गू को रिफाइन करने के लिए बड़ी मात्रा में मटेरियल्स और गू वॉर्म्स पहले से हाइज मेन हॉल में स्टोर किए गए हैं। लैंड स्पिरिट के शब्दों के साथ पूरा मेन हॉल गहरे नीले रंग की रोशनी से भर गया। चमकीली रोशनी पूरे में हॉल पर छा गई। माहौल की सतह पर बने रिलीफ स्कल्पचर्स अचानक बाहर निकल आए और ठोस बन गए। फैंग युआन इस बदलाव को देखकर हैरान था। यह साफ तौर पर एक तरह का स्टोरेज मेथड है, मैं इसे पहली बार देख रहा हूं। अफसोस, पुराने दौर के कई तरीके वक्त की नदी में खो गए हैं। एक के बाद एक हर तरह के मटेरियल्स उसकी एड़ों को चौंधिया रहे थे। रैंक 1 से रैंक 5 तक के कम से कम 5,000 गू वॉर्म्स थे। उनमें से 600 से ज्यादा रैंक 4 गू और 80 से कम नहीं रैंक 5 गू थे। रैंक 5 गू जो बाहर की दुनिया में बहुत रेयर, यहां इस मेन हॉल में अनएक्सपेक्टेड तरीके से लगभग 100 की संख्या में थे। और महंगे रैंक 4 गू तो यहां जैसे गोभी की तरह आम हो गए थे। इतने सारे टॉप टियर मटेरियल्स, इतने सारे गू हैं जो मैंने कभी देखे भी नहीं। यह स्ट्रेंथ पाथ गू, अगर मैं इन्हें हासिल कर लूं तो मेरी बैटल स्ट्रेंथ जरूर 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहां 10 से ज्यादा येलो गोल्ड रेलिक गू के साथ 8 पर्पल क्रिस्टल रेलिक गू भी हैं। अगर मैं इनका इस्तेमाल करूं तो मैं पाल भर में रैंक 5 पीक स्टेज तक पहुंच जाऊंगा। फैंग युआन ने इन रैंक 4 और रैंक 5 गू को देखा और उसके मन में सेकंड एपर्चर गू का रिफाइनमेंट छोड़कर इन सभी गू वॉर्म्स को लड़ लेने का ख्याल आया। हालांकि इस आवेग को उसने तुरंत ही दबा दिया। उसके पास लैंड स्पिरिट पहरा दे रहा था। इन गू वॉर्म्स का इस्तेमाल सिर्फ सेकंड एपर्चर गू को रिफाइन करने के लिए किया जा सकता था और वो उन्हें अपने निजी इस्तेमाल के लिए नहीं ले सकता था। दूसरी बात, अगर सेकंड एपर्चर गू रिफाइन हो गया तो भविष्य में ये बहुत बड़ी मददगार साबित होगा और रैंक 6 रेल्म में भी ये जबरदस्त मदद देगा। सेकंड एपर्चर गू एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था और इसके फायदे आसमान तक पहुंचेंगे, खासकर जब कोई रैंक 6 तक पहुंच जाए। अभी भी एक बेहद जरूरी गू वर्म बाकी है, बागी ने कहा और अपनी एड़ खोली, अपनी पूरी ताकत लगाकर इसमें हॉल को कंट्रोल करते हुए। नीली रोशनी तेजी से बढ़ी और एक ना सहने लायक तीव्रता तक पहुंच गई। ब्रॉन्ज कढ़ाई में इमॉर्टल एसेंस बूंद बूंद करके कम होने लगी। फैंग युआन ने अपनी एड़ सिकोड़ ली और इस नीली रोशनी के अंदर उसने एक कैद इमॉर्टल गू को देखा। ये एक गोल रत्न जैसा था। रत्न का पूरा शरीर पीला था और अंदर से खोखला था, जिसके अंदर बैंगनी धुएं का एक गोला था। ये धुआं लगातार रूप बदल रहा था। अचानक एक पेगासस या अगले हाइपैल एक इमॉर्टल क्रेन में बदल जाता, या फिर एक चलती हुई बदली या शुद्ध बिजली में। इसके प्रकट होने के साथ ही एक तेज शराब की खुशबू पूरे में हॉल में फैल गई। फैंग युआन ने कुछ सांसें ली और तुरंत नशे में महसूस करने लगा। उसकी ऊँग धुंधली हो गई और उसका दिमाग चकराने लगा। उसने तुरंत अपनी सांस रोक ली। यह है रैंक 6 इमॉर्टल गू, डिवाइन ट्रैवल, लैंड स्पिरिट ने परिचय दिया। डिवाइन ट्रैवल गू। फैंग युआन ने अपनी एड़ बड़ी कर ली और इस गू को बिना पलक झपकाए घूरने लगा। डिवाइन ट्रैवल गू बहुत ही रहस्यमयी और लेजेंडरी था। इसका सबसे पहला जिक्र लेस देन ग्रेटर देन में हुआ था। लेस देन ग्रेटर देन गू का पहला क्लासिक ग्रंथ था। जब कोई इसे पहली बार पढ़ता तो ये एक कहानी जैसा लगता था, लेकिन इसमें गहरे संदेश छिपे थे, जिसमें पुराने जमाने के रहस्य और हर तरह के गू का जिक्र था। कुछ गू सीधे तौर पर वर्णित थे, जैसे विजडम गू, स्ट्रेंथ गू वगैरह, और कुछ गू छिपे हुए थे। उनका वर्णन बहुत अस्पष्ट था, जिसके लिए पढ़ने वालों को उस खोलकर ध्यान से अध्ययन करना पड़ता था। रेंजू की कहानियों में डिवाइन ट्रैवल गू का सबसे पहला जिक्र वर्डन ग्रेट सन के पास था। वर्डन ग्रेट सन ने दुनिया की 4 अलग अलग टॉप टियर शराबें पी थी।
उसके शरीर में घनी शराब की खुशबू डिवाइन ट्रैवल गू में बदल गई थी। डिवाइन ट्रैवल गू में गू मास्टर को दुनिया में कहीं भी भेजने की शक्ति थी, लेकिन इसे एक्टिवेट करने के लिए गू मास्टर का नशे में होना जरूरी था और इसके डेस्टिनेशन को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। वर्डन ग्रेट सन को कई खतरनाक जगहों पर ट्रांसपोर्ट किया गया था और डिवाइन ट्रैवल गू की वजह से उसने बहुत कुछ झेला, उसकी जान कई बार खतरे में पड़ी। डिवाइन ट्रैवल गू शायद 4 महान मूवमेंट गू में से एक है और यूएस पर बहुत शक्तिशाली भी, लेकिन इसकी कमी बहुत बड़ी है, इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत कौन करेगा? यहां तक कि वर्डन ग्रेट सन के पास भी कोई चारा नहीं था और आखिर में उसने डिवाइन ट्रैवल गू को फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू में रिफाइन कर दिया। कोई हैरानी की बात नहीं कि इस ब्लेस्ड लैंड के ओरिजिनल मास्टर ने इस गू को सेकंड एपर्चर गू में रिफाइन करने के लिए चुना। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू भी 4 महान मूवमेंट गू में से एक था और गू मास्टर को किसी भी जगह भेजे सकता था जहां वो जाना चाहते थे, भले ही मंजिल दुनिया के कोने में हो। लेकिन शर्त यह थी कि गू मास्टर को अपनी मंजिल का एक ठोस अनुमान होना चाहिए। अगर उनकी मंजिल में कोई बड़ा बदलाव होता तो वो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू का इस्तेमाल करने में फेल हो जाते। फैंग युआन ने ध्यान से सोचा और इस पुराने स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल के इरादों को समझ गया। डिवाइन ट्रैवल गू भले हाई रैंक 6 का था, लेकिन इसका हर इस्तेमाल बेहद हाई रिस्क वाला था और इस्तेमाल करने में इसकी वैल्यू कम थी। इसलिए वर्डन ग्रेट सन ने इसे फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू में रिफाइन किया, जबकि इस पुराने स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर ने इसे सेकंड एपर्चर गू रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। लैंड स्पिरिट बागी ने ध्यान से डिवाइन ट्रैवल गू को वापस सील किया और पूछा, तुम रिफाइनमेंट कब शुरू करने का प्लान बना रहे हो? कोई जल्दी नहीं है, पहले मुझे इस रेसिपी को ठीक से स्टडी करने दो। फैंग युआन वहीं क्रॉस लेग बैठ गया और सोचने के लिए अपनी एनी बैंड कर ली। इंसान सभी जीवों में सबसे आत्मावान भी और गू दुनिया का सार थे। जब एक गू मास्टर की कल्टीवेशन एक गहरे लेवल तक पहुंच जाती है तो वो एक सिद्धांत समझ जाते हैं, एक गू मास्टर का गू का इस्तेमाल करना सिर्फ गू वॉर्म्स को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि ये स्वर्ग और धरती को समझने का एक तरीका है। गू वॉर्म्स वो पत्र जो महान दाओ के कानून के टुकड़ों को अपने अंदर रखते थे। गू रिफाइन करना सिर्फ अंधेधुंध कर्मों का पालन करना नहीं था, बल्कि कानून के टुकड़ों की समझ पर आधारित था। एक रेसिपी में सिर्फ गू रिफाइन करने का प्रोसेस हाई नहीं होता था, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी उसमें उसके बनाने वाले की स्वर्ग और धरती की समझ होती थी। इस रेसिपी से फैंग युआन इस ब्लेस्ड लैंड के असली मालिक पुराने स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल के प्रयोगों और अनुभवों का अध्ययन कर सकता था, और जब वो उन्हें अपने अनुभवों से तुलना करता तो यूज महान डाओ की और भी गहरी समझ मिलती। ये बिल्कुल एक फायदेमंद मामला था। एक गू मास्टर के पास जन्म से सिर्फ एक हाई एपर्चर हो सकता है, अगर दूसरा अपर्चर हो तो ये सच में स्वर्ग के खिलाफ एक काम होगा। मैं समझ गया कि डिवाइन ट्रैवल गू को क्यों चुना गया था। फैंग युआन ने काफी देर बाद अपनी ईयर खोली, यूज पूरे रिफाइनमेंट प्रोसेस की गहरी समझ हो गई थी। लैंड स्पिरिट, चलो रिफाइनमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, लैंड स्पिरिट ने तुरंत जवाब दिया और फैंग युआन को 2 तरह के मटेरियल्स और एक गू वर्म दिया। पहला मटेरियल था ग्रीन पॉन्ड रॉटन सॉइल, जो एक सड़े हुए और जहरीले दाल के नीचे 10,000 फीट गहराई से निकला था और बेहद टॉक्सिक था। अगर फैंग युआन ने इसे छू लिया होता तो उसकी बांह कुछ ही सांसों में गल जाती। दूसरा मटेरियल एक खून के रंग का पाउडर था जिसका ओरिजिन काफी बड़ा था। 8 तरह के इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स के खून को मिलाकर, जमाकर और फिर पीसकर यह पाउडर बनाया गया था। लेकिन गू वर्म आम था और फैंग युआन ने किंग माओ माउंटेन पर इससे संपर्क किया था। यह अर्थ ट्रेजरी फ्लावर था। अर्थ ट्रेजरी फ्लावर एक स्टोरेज गू था। फ्लावर वाइन मोंक ने इसे गुफा की गहराइयों में लगाया था ताकि कई गू वॉर्म्स को स्टोर कर सके, जो आखिर में फैंग युआन ने हासिल किए थे। लैंड स्पिरिट की मदद से फैंग युआन ने ग्रीन पॉन्ड रॉटन सॉइल और 8 डेसिलेट ब्लड पाउडर को मिलाया। जब मिश्रण एक समान रूप से वितरित मिट्टी बन गया तो उसने यूएस में अर्थ ट्रेजरी फ्लावर को बीओ दिया। मिट्टी में जाते हाई अर्थ ट्रेजरी फ्लावर तुरंत साथ कर मर गया। चाहे वो ग्रीन पॉन्ड रॉटन सॉइल का जहरीलापन हो या 8 डेसिलेट ब्लड पाउडर की हिंसक प्रकृति, दोनों हाई ऐसी चीजें थी जिन्हें अर्थ ट्रेजरी फ्लावर आसानी से सह नहीं सकता था। हालांकि फैंग युआन ने इस स्थिति का अनुमान पहले ही लगा लिया था और निराश नहीं हुआ। लैंड स्पिरिट ने एक और अर्थ ट्रेजरी फ्लावर गू निकला और फैंग युआन ने उस आराम से बो दिया। अस पुराने स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल ने हर कदम में फेल होने की संभावना का अनुमान पहले ही लगा लिया था और इसलिए काफी स्पेयर मटेरियल तैयार रखा था। लगातार कई बार फेल होने के बाद फैंग युआन आखिरकार मिट्टी में अर्थ ट्रेजरी फ्लावर को बोन में सफल हो गया। ग्रीन पूल रॉटन सॉइल का जहरीलापन और 8 डेसिलेट ब्लड पाउडर की खून की शक्ति ने एक सूक्ष्म संतुलन बनाया,
जिससे अर्थ ट्रेजरी फ्लावर गू के अंदर एक अजीब परिवर्तन हुआ। यह रेसिपी का पहला कदम था। रॉटन सॉइल ब्लड पाउडर, ट्रेजर फ्लावर इन द अर्थ। आगे था जेड बोन टर्न्ड इनटू पेटल्स, आइस मसल्स इनटू स्टॉक्स एंड गोल्डन रेलिक इनटू द हार्ट ऑफ द फ्लावर। इसके लिए जड़े बोन गू, आइस मसल गू और येलो गोल्डन रेलिक गू के साथ साथ कुशल गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स की जरूरत थी। तीसरा कदम ब्राइट स्टेलर फायर, गैदर आइस एंड स्नो इनटू प्लेन्स। इससे आसानी से स्टेलर फायर गू और स्नोई प्लेन गू के साथ गलत समझा जा सकता था, लेकिन उससे मिलने वाली फायर पावर अपर्याप्त होती। असल में दोनों वाक्यांशों को समझने के लिए एक साथ जोड़ना जरूरी था। सही जवाब था स्टेलर फायर प्रेरी गू को स्नोई प्लेन गू के साथ इस्तेमाल करना, तभी संतुलन बनता। फैंग युआन ने एक के बाद एक ऑर्डर फॉलो किया। चौथे कदम पर यांग क्लाउड नीचे से एलिक्सिर फायर से जले और यिन क्लाउड्स ऊपर से सोने जैसा रेत बिखराए। इसने उसकी मल्टीटास्किंग एबिलिटी को टेस्ट किया। फैंग युआन ने पहले यांग क्लाउड गू को एलिक्सिर फायर गू के साथ इस्तेमाल किया, फिर यिन क्लाउड गू को एक्टिवेट किया और गोल्डन सैंड गू का इस्तेमाल किया। यिन और यांग क्लाउड्स पिछले कदमों के धुएं के साथ मिल गए। आग जैसे नारंगी एलिक्सिर फायर के गोल यांग क्लाउड से ऊपर उठे। सुनहरा रेत यिन क्लाउड से हल्की बारिश की तरह नीचे गिरा। यिन ऊपर और यांग नीचे एंटी बैलेंस है। यह है क्रिटिकल जंक्चर। जाओ व्हाइट एलिफेंट बीस्ट फैंटम। फैंग युआन की इर्द दिव्या रोशनी से चमक उठी जब उसने ऑल आउट एफर्ट गू एक्टिवेट किया और व्हाइट एलिफेंट फैंटम को बुलाया। व्हाइट एलिफेंट फैंटम यिन और यांग क्लाउड्स के केंद्र से टकराया और एलिक्सिर फायर और सुनहरे रेत से पीस गया। एक हल्का धमाका हुआ। व्हाइट एलिफेंट फैंटम एक सफेद रोशनी के गोले में बदल गया और हवा में घूमने लगा। फिर से ब्लैक पाइथन बीस्ट फैंटम। फैंग युआन ने इशारा किया और एक और बीस्ट स्ट्रेंथ फैंटम की बालिद दी। ब्लैक पाइथन बादलों के केंद्र में घुसा और तेजी से एक काली किरण में बदल गया और सफेद रोशनी के चारों तरफ घूमने लगा। दोनों एक अनंत उलझन में थे। स्टोन टर्टल बीस्ट फैंटम, हॉर्स बीस्ट फैंटम। 2 और बीस्ट फैंटम्स फैंग युआन के शरीर से निकल कर उड़े। 4 बीस्ट फैंटम्स एक दूसरे से उलझ गए और रंग बिरंगी रोशनी का एक भंवर बना लिया, लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। अजीब है, ये आपस में फ्यूज क्यों नहीं हो रहे? फैंग युआन चक्र गया। यह पहली मुश्किल थी जिसका उसने सामना किया था। रंग बिरंगा भंवर एलिक्सिर फायर और सुनहरे रेत से पीस रहा था और लगातार छोटा होता जा रहा था। कई ऑरज एक साथ फ्यूज नहीं हो पा रही थी। फैंग युआन को अचानक एक ख्याल आया जब उसने प्रोसेस को फेल होने की कागार पर देखा। 1 मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि। उसने चारों बीस्ट फैंटम्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। व्हाइट एलिफेंट बीस्ट फैंटम स्थिर और सरल था। ब्लैक पाइथन फैंटम कुंडली मारे और ठंडा था। स्टोन टर्टल फैंटम पहाड़ की तरह स्थिर था और हॉर्स बीस्ट फैंटम हवा के साथ दौड़ रहा था। ये चारों बीस्ट फैंटम्स पहले बेपरवाह एक दूसरे से उलझे हुए थे, लेकिन अब फैंग युआन के कंट्रोल में हर एक ने अपनी असली प्रकृति और स्वभाव दिखाना शुरू कर दिया। बूम! गरज के साथ बिजली कड़की और एक अजीब परिवर्तन शुरू हुआ। यिन और यांग क्लाउड्स हिले। यिन क्लाउड नीचे डूबा और यांग क्लाउड ऊपर उठा। दोनों एक पूरी एंटिटी बन गए। धुंध उमड़ी और बिजली और गरज के साथ लगातार मिलती रही जो अंदर ही अंदर कड़क रही थी। तो ये बात थी। तभी इसके लिए एक स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर की जरूरत थी। हालांकि जिनके पास सिर्फ बीस्ट फैंटम्स होंगे वो अभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। फ्यूजन शुरू करने के लिए गू मास्टर को हर बीस्ट फैंटम के असली स्वभाव को समझना जरूरी था। फैंग युआन ने राहत की सांस ली और प्रोसेस को समझ गया। रुम्बो! बिजली कड़की और गरज फटी। आवाज युद्ध के ढोल जैसी थी और भी घनी होती गई और आखिर में एक हो गई। बूम बूम बूम! लगातार गरज की आवाजों के नीचे धुंध पूरी तरह से एक रंग में मिल गई और फिर अचानक फट गई। एक तेज हवा चली, सारे बादलों और धुंध को बिखरा दिया। हवा में सिर्फ एक गू बचा था। ये गू रैंक 5 गू था और एक डिस्क जैसा था। इसकी सतह घास और मिट्टी से बने एक भ्रूण की तरह खुरदुरी थी। डिस्क के बीच में एक भयंकर जानवर था जिसका सर घोड़े का, दांत हाथी के, शरीर कछुए का और पूंछ सांप की थी। यह है बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटा गू। फैंग युआन ने इस गू को देखकर अपने मन को शांत किया। जैसे हाई वो शांत हुआ, वो जमीन पर गिर पड़ा और सो गया। उसने इस गू को रिफाइन करने में पूरे 5 दिनों और 5 रातें लगाई थी। इस दौरान उसने एक पाल भी आराम नहीं किया था और पूरा समय मल्टीटास्किंग कर रहा था। उसकी मेंटल एनर्जी अपनी हद तक इस्तेमाल हो चुकी थी और वो बुरी तरह से थक चुका था। ये नींद 1 दिन और 1 रात तक चली। इसके बाद फैंग युआन जागा। उसने बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटा गू को CHUA और रेसिपी याद किया। यांग क्लाउड नीचे से एलिक्सिर फायर से जले और यिन क्लाउड्स ऊपर से सोने जैसा रेत बिखराए। बीच में बीस्ट फैंटम्स डालो जब तक बिजली ना कड़के, जिससे बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटा बनेगा
और फिर एपर्चर्स इकट्ठा करना शुरू करो। ए फ्लैट बारी है एपर्चर्स इकट्ठा करने की। ये सोचते ही वो उठ खड़ा हुआ और लैंड स्पिरिट से बोला, बागी, वक्त आ गया है। बागी भी सीधा था। ठीक है, मैं तुम्हें ब्लेस्ड लैंड में जहां भी जाना चाहते हो भेज सकता हूं। फैंग युआन के सामने एक बड़ा सा मैप प्रकट हुआ, साथ ही हर तरह के सीन्स, जिसमें ब्लेस्ड लैंड में सब कुछ दिख रहा था। गू मास्टर्स, बालों वाले आदमी, कुत्ते के जानवर और सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। ये जगह फैंग युआन ने मैप में ढूंढा और फिर उसकी नजर एक जगह पर टिक गई और उसने यूएस पर इशारा किया। अगले हाइपैल, फैंग युआन गायब हुआ और टाइम यू बाई के सामने प्रकट हो गया। टाइम यू बाई इनहेरिटेंस की खोज कर रहा था और फैंग युआन के अचानक प्रकट होने से थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो जल्द ही शांत हो गया और कुछ कहने ही वाला था कि फैंग युआन ने तेजी से अपना हाथ हिलाया और किस्मत से एक रॉक क्रोकोडाइल फैंटम को बुलाया। बम! टाइम यू बाई के सर पर रॉक क्रोकोडाइल की पूंछ का जोरदार वार पड़ा और उसका सर एक तरबूज की तरह फट गया। वो मर चुका था। चैप्टर 379, ऑल अकॉर्डिंग टू प्लान। फैंग युआन ने टाइम यू बाई को मारने के बाद फौरन उसके सर कते लाश पर झपटा मारा, उसकी बांह पकड़ी और अपने दिमाग को उसके एपर्चर में दाखिल होने दिया। एपर्चर की दीवारें क्रिस्टल क्लियर थी, जिसमें प्राइमीवल सी लहरा रहा था। रैंक 5 गू मास्टर्स के पास पर्पल क्रिस्टल प्राइमीवल एसेंस होती है। इनिशियल स्टेज में हल्का बैंगनी प्राइमीवल एसेंस, मिडिल स्टेज में वॉयलेट पर्पल प्राइमीवल एसेंस, अपर स्टेज में गहरा बैंगनी प्राइमीवल एसेंस और पीक स्टेज में क्रिस्टल पर्पल प्राइमीवल एसेंस होती है। टाइम यू बाई एक रैंक 5 पीक स्टेज गू मास्टर था, उसके पास क्रिस्टल क्लियर प्राइमीवल एसेंस थी, जैसे क्रिस्टल्स का लिक्विड फॉर्म हो। इसकी खूबसूरत रूप में बड़ी ताकत छिपी थी। रैंक 5 पीक स्टेज और रैंक 4 अपर स्टेज के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इसके अलावा उसके पास ऐसी प्राइमीवल एसेंस का 98% था, सो फैंग युआन मिलकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। अस पर्पल क्रिस्टल प्राइमीवल सी में गू वॉर्म्स उड़ रहे थे। एक सुनहरा छोटा हाथ समुद्र के ऊपर बेतरतीब उड़ रहा था, एक सुनहरी रोशनी की तरह। ये टाइम यू बाई का वाइटल गू था, वो रैंक 5 गू वर्म जिसे उसने एक बार कुमो और वुगी से सनचा माउंटेन पर लड़ते वक्त इस्तेमाल किया था, टर्न गोल्ड गू। टर्न गोल्ड गू में जबरदस्त पावर थी, जिस भी जीव को ये लग जाता वो प्योर गोल्ड में बदल जाता और अपनी जान खो बैठता। यहां तक कि कुमो और वुगी भी इसका हमला सीने पर लेने की हिम्मत नहीं करते थे। जहां तक ही हुओ, कॉन्ग्रीटियन और दूसरे रैंक 4 पीक स्टेज कल्टिवेटर्स की बात है, उन्होंने तो लड़ाई देखने तक की हिम्मत नहीं की, खुद ही उनसे बचने के लिए निकल गए। ये टाइम यू बाई का सबसे शक्तिशाली लॉन्ग रेंज अटैक मेथड था। अगर फैंग युआन ने लॉन्ग रेंज बैटल करने की कोशिश की होती, तो स्ट्रेंथ ची वाले बीस्ट फैंटम्स सुनहरी रोशनी से टकराकर सोने की मूर्तियों में बदल जाते, अपनी कुर्बानी दे देते। फैंग युआन उन्हें वापस हासिल नहीं कर पाता। टर्न गोल्ड गू के अलावा पर्पल क्रिस्टल सी के तले में एक पीला सुनहरा करंट था। यह करंट पिघले हुए सोने जैसा था, समुद्र के तले में तैर रहा था। यह लिक्विड मेटल गू था, यह भी रैंक 5, एक बार एक्टिवेट होने पर इसका डिफेंस जबरदस्त था और एक गू मास्टर को डिफेंस की कोई चिंता नहीं रहती थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह लिक्विड फॉर्म में था और अपनी मर्जी से आकार बदल सकता था। अगर इसे तोड़ भी दिया जाता तो ये पानी की तरह फिर से जुड़ जाता और इसे तोड़ना एक मुश्किल काम था। अगर टाइम यू बाई ने लिक्विड मेटल गू का इस्तेमाल किया होता तो फैंग युआन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इस डिफेंस को तोड़ नहीं पाता। पर्पल क्रिस्टल सी में एक और आंख का गोला था। यह देखने में इनकंस्पिक्यूअस लग रहा था, लेकिन कभी कभी इससे एक सुनहरी रोशनी निकलती थी जो ध्यान खींचती थी और आसमान के सितारों से भी ज्यादा आकर्षक थी। ये वज्र स्टेयर गू था। ये भी रैंक 5 था, लेकिन ये कोई इन्वेस्टिगेटिव मेथड नहीं बल्कि एक अटैक टाइप गू था। एक बार गू मास्टर द्वारा एक्टिवेट किए जाने पर अदृश्य निगाहों में हमला करने की शक्ति आ जाती थी, जैसे एक विशाल डंडा किसी के दिल पर मार रहा हो। एक बार एन मिलने पर यह सीधे दुश्मन की आत्मा पर हमला कर सकता था। ये गू टाइम यू बाई ने छुपा कर रखा था, यहां तक कि कुमो और वुगी के खिलाफ लड़ाई के दौरान भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। एक बार इस्तेमाल होने पर ये दोनों गू मास्टर्स के बीच आत्माओं का मुकाबला होता और जीतने वाले का फैसला हो जाता। ये एक ट्रम्प कार्ड था जिसे सिर्फ आखिर में ही इस्तेमाल करना चाहिए था। टाइम यू बाई ने एक बार अपनी आत्मा की नींव को मजबूत करने के लिए कई अलग अलग गू का इस्तेमाल किया था। वहीं फैंग युआन स्ट्रेंथ पाथ पर चला, उसकी आत्मा मजबूत नहीं हुई थी। अगर टाइम यू बाई ने वज्र स्टेयर गू का इस्तेमाल किया होता तो यूज फैंग युआन से सिर्फ एक सेकंड के लिए इल्म मिलाए रखने की जरूरत थी और फैंग युआन की आत्मा पूरी तरह से नाश हो जाती।
इस वज्र स्टेयर गू का इस्तेमाल करने के लिए गोल्डन आइज का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कोई इसके लिए साधारण ईगू का इस्तेमाल करता तो वो खुद अंधे हो सकते थे। सिर्फ डू गोल्डन आई गू का इस्तेमाल करके और अपनी आंखों को सुनहरी आंखें में बदल कर ही वो वज्र स्टेयर गू का सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकते थे। जाहिर है, जब टाइम यू बाई के पास वज्र स्टेयर गू था तो उसके पास नेचुरली गोल्डन आइज भी थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे फैंग युआन ने अपनी स्किन को ब्रॉन्ज स्किन और हड्डियों को एसेंस आयन बोन्स में बदल दिया था। इन 3 रैंक 5 गू के अलावा टाइम यू बाई के शरीर में 4 रैंक 4 गू वॉर्म्स भी थे। गोल्डन ड्रैगन गू, गोल्डन ब्रीज गू, गोल्डन कोट गू, गोल्डन अरोरा गू, ये सभी बेहतरीन गू वॉर्म्स दी और मेटल पथ के अंदर हाई क्वालिटी गू वॉर्म्स थे। ये सारे गू वॉर्म्स फैंग युआन ने निकाल लिए। यह कंफर्म करने के बाद कि टाइम यू बाई के पास कोई और गू वॉर्म्स नहीं है, फैंग युआन ने बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटा गू निकला और यूज टाइम यू बाई के पेट के पास एक्टिवेट किया। टाइम यू बाई के मरने के बाद उसका अपचर सिकुड़ने लगा। ए फ्लैट बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटा गू द्वारा खींचा जाने के बाद एपेचर टाइम यू बाई के शरीर से बाहर निकलकर प्लेसेंटा में जा गिरा और प्लेसेंटा के अंदर के जंगली जानवर ने यूज निगल लिया। एपेचर को निगलने के बाद खुरदुरा और मोटा बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटा गू चमकदार और रोशन हो गया। असली भ्रूण जो मिट्टी का बना लगता था और जिसकी सतह पर दरारें थी, अब अलग दिखने लगा था, मोटा और सख्त, बिल्कुल एक कंक्रीट की ईंट जैसा। यह बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटा गू इस तरह इस्तेमाल होता था ब्लेस्ड लैंड के असली मालिक के अजीब विचार के अनुसार। लगातार गू मास्टर्स के अपचर को सोखना, फिर धीरे धीरे जमा करना और गुणात्मक रूप से बदलना। सेकेंड एपेचर गू को रिफाइन करने के लिए एपेचर्स नेचुरली मुख्य सामग्री थे। जो बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटा गू रिफाइन किया गया था उसका मकसद दूसरे लोगों के एपेचर्स को लूटना था। कामयाबी पाने के लिए जाने लेना, ये एक डेमोनिक पाथ तरीका था। कोई भी आसानी से बता सकता था कि वो पुराना स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल कोई भला आदमी नहीं था। यह बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटा गू अगर दूसरे इस्तेमाल करते तो उन्हें शायद दोष महसूस होता, लेकिन फैंग युआन को इसे इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उस पर जरा सा भी मेंटल प्रेशर नहीं था। अपने पिछले जन्म में स्प्रिंग ऑटम सकाडा को रिफाइन करने के लिए उसने 10,000 मील से ज्यादा के इलाके में लोगों को मारा था। खून की नदियां बह गई थी जब उसने दुनिया में भयंकर खून खराबा मचाया था। वो गिन भी नहीं सकता था कि उसने कितने लोगों को मारा। ए फ्लैट एक गू मास्टर को मारने से यूज क्या फर्क पड़ता? गुड गुड गुड। यह बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटा गू टाइम यू बाई का एपेचर अब्जॉर्ब करने के बाद इसने पहले हाई सेकंड एपेचर गू का एप्टीट्यूड 40% तक बढ़ा दिया है। जबरदस्त, बेहतरीन। क्वालिटी को पूरा करने के लिए क्वांटिटी का इस्तेमाल करना, यही नियम है जब आप बड़ी मात्रा से गुणात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। मॉर्टल दुनिया से आगे बढ़कर एक इमॉर्टल गू बनना, इसके लिए कीमत चुकाए बिना कैसे हो सकता है? उस वक्त जब मैंने स्प्रिंग ऑटम सकाडा रिफाइन किया था, मैंने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मारा था, वो भी इसी वजह से था। जितना बेहतर एपेचर अब्जॉर्ब किया जाएगा और जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही ज्यादा एप्टीट्यूड होगा आगे रिफाइन होने वाले सेकंड एपेचर गू का। ए फ्लैट, मुझे गू मास्टर्स को मारना है, एक कत्ल ए आम मचाना है और उनके सारे एपेचर्स का इस्तेमाल अपने बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटा गू को बढ़ाने के लिए करना है। हा 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 हा। फैंग युआन ने बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटा गू को ध्यान से देखा, वो बेहद खुश था और हेस्ट हुए उसने अपना सर ऊपर उठा लिया। उसने टाइक्लैन के ग्रुप को क्यों मारा? ताकि टाइक्लैन गुस्से में आ जाए और एक रैंक 5 गू मास्टर को भेजे। एक रैंक 5 गू मास्टर के आने से बैलेंस बिगड़ जाता, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू होता और भी रैंक 5 गू मास्टर्स आते। ये सब रैंक 5, रैंक 4 गू मास्टर्स मेरे शिकार हैं। मुझे सेकंड एपेचर गू रिफाइन करने में मदद करने के लिए फैंग युआन है सर। उसकी सारी साजिशें और चालें, इन कुछ सालों की प्लानिंग और उसने जो भी रिस्क उठाए, सब इस पाल के लिए थे। ये कितना अद्भुत है, ये सबसे अच्छा एहसास है। फैंग युआन दिल खोलकर हंसा, उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी ईंग में शैतानी आग जल रही थी। अगर असली बैटल स्ट्रेंथ देखी जाए तो रैंक 5 पीक स्टेज टाइम यू बाई फैंग युआन से 100 गुना से भी ज्यादा ताकतवर था। सिर्फ टर्न गोल्ड गू हाइलर लो, अगर फैंग युआन को लग जाता तो वो मर जाता, बचने का कोई रास्ता नहीं था। भले हाई टाइम यू बाई सिर्फ रैंक 4 गू का इस्तेमाल करता, उसकी रैंक 5 पीक स्टेज क्रिस्टल पर्पल प्राइमेवल एसेंस ऐसी चीज नहीं थी जिसका फैंग युआन का येलो गोल्ड प्राइमेवल एसेंस मुकाबला कर सकता। लेकिन 3 किंग्स इनहेरिटेंस में गू मास्टर्स स्वर्गीय शक्ति से बंधे हुए द और अपने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, साथ ही उनके डिफेंस भी सीमित द और वो बेहद कमजोर हो गए थे। लेकिन फैंग युआन अलग था, उसके पास लैंड स्पिरिट की मदद थी।
लैंड स्पिरिट क्या था? ब्लेसड लैंड का मालिक। उसकी मदद से फैंग युआन 3 किंग्स इनहेरिटेंस के अंदर अपने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकता था। वह अंडरस्कोइन टाइम यू बाई के पास रैंक 5 पीक स्टेज कल्टिवेशन थी, लेकिन उसका शक्तिशाली गू सेट बेकार था। फैंग युआन के सामने खड़ा वो एक जीता जागता निशाना था, बस एक पालतू जानवर। अपने सारे डिफेंस से वंचित वो एक बच्चे की तरह कमजोर था। वो एक भी मेटल पाथ गू वर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, वो खुद को ब्लास्ट भी नहीं कर सकता था। उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, गू वॉर्म्स का ये सेट जमा किया, और अब सब कुछ फैंग युआन के पास चला गया। फैंग युआन ने टाइम यू बाई को मारने के बाद सारे गू वॉर्म्स अपने अपचे में रख लिए। स्प्रिंग ऑटम सकाडा की ऑरा सिर्फ रैंक 4 गू वॉर्म्स को दबा सकती थी। यह 3 रैंक 5 गू फैंग युआन के कंट्रोल में नहीं आ सकते थे, लेकिन जगह की वजह से ये गू वॉर्म्स स्वर्गीय शक्ति से बंधे हुए बिल्कुल हिल नहीं सकते थे। जैसे हाईफैंग युआन की प्राइमेवल एसेंस ने उन्हें रिफाइन किया, उन्होंने हार मान ली और मालिक बदल लिया। बहुत बढ़िया, तुमने एक रैंक 5 पीक स्टेज एपर्चर हासिल कर लिया। इस तरह सेकंड एपर्चर गू का एप्टीट्यूड 40% तक बढ़ गया है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें पहले ट्रांसपोर्ट करने और तुम्हारे अटैक को सपोर्ट करने में हमने काफी इमॉर्टल एसेंस खर्च की है। लैंड स्पिरिट की आवाज आई, फैंग युआन को चेतावनी देते हुए। फैंग युआन ने हंसना बैंड कर दिया, उसका चेहरा शांत हो गया। मैंने इस बारे में पहले ही सोच लिया था। वो मुस्कुराया, उसकी यही चमक रही थी और उसका लहजा बेहद कॉन्फिडेंट था और उसने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। उसने जारी रखा, बागी, तुम बहुत लंबे समय तक सोए रहे। ब्लेस्ड लैंड को तीनों किंग्स ने रिमॉडल कर दिया है, तुमने इस पर काफी कंट्रोल खो दिया है। भले ही तुम इस ब्लेस्ड लैंड के स्पिरिट हो, तुम इन बदलावों को ओवरराइड कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इमॉर्टल एसेंस खर्च होगी। कढ़ाई के अंदर बहुत कम इमॉर्टल एसेंस बची है। अगर हम इस एसेंस को 16 हिस्सों में बांटें, तो जो हमने पहले इस्तेमाल किया वो आधा हिस्सा होगा। बागी हैरान रह गया, तारीफ करते हुए, तुम बिल्कुल सही हो। तुमने इमॉर्टल एसेंस के खर्च को इतनी सटीकता से कैलकुलेट कर लिया, तुम्हारे परफॉर्मेंस ने मुझे सच में हैरान कर दिया है। फैंग युआन अपने पिछले जन्म में एक गू इमॉर्टल था, वो इमॉर्टल एसेंस के इस्तेमाल से बेहद परिचित था। ऐसे सटीक कैलकुलेशंस करना उसके लिए आसान था। मेरा अंदाजा है कि 16 हिस्सों में से कम 8 हिस्से रिफाइनमेंट के लिए जरूरी हैं। बाकी बचे 8 में से 4 ब्लेस्ड लैंड को सस्टेन करने के लिए और गू मास्टर्स को मारने के लिए हमें 3 हिस्सों से थोड़ा ज्यादा लगेगा। आखिरी थोड़ा सा हिस्सा इमरजेंसी से निपटने के लिए रखा जाएगा। लेकिन बागी ने कहा, जवान आदमी, इस बार तुम गलत हो। इमॉर्टल गू को रिफाइन करने के लिए हमें 10 हिस्से चाहिए और 3 किंग्स इनहेरिटेंस को बनाए रखने के लिए हमें सिर्फ 2 चाहिए। जब तुम काफी लोगों को मार लोगे, मैं ब्लेस्ड लैंड को बैन कर दूंगा। नहीं, मैं गलत नहीं हूं। फैंग युआन ने अपना सर हिलाया। सेकंड एपर्चर गू को रिफाइन करने के लिए भले ही हमें इमॉर्टल एसेंस खर्च करनी पड़ेगी, कुछ स्टेप्स का खर्च प्राइमेवल स्टोन से रिप्लेस किया जा सकता है। इस तरह हम इमॉर्टल एसेंस के 2 हिस्से बचा सकते हैं। इसके अलावा तुम इनहेरिटेंस को बैन नहीं कर सकते, तुम्हें पूरे समय एंट्रेंस खुला रखना होगा। क्यों? लैंड स्पिरिट ने पूछा। फैंग युआन ने जवाब दिया, क्योंकि एक बार जब तुम इनहेरिटेंस बैन कर दोगे, मेरे रैंक 5 गू मास्टर्स को मारने की बात सामने आ जाएगी। टैब, ऐसी सिचुएशन और भी मजबूत दुश्मनों को आकर्षित करेगी। भले ही तुम ब्लेस्ड लैंड को बैन कर दो, तुम अनगू मास्टर्स को नहीं निकाल सकते जो इनहेरिटेंस में रह गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तीनों किंग्स ने ब्लेस्ड लैंड को मॉडिफाई किया है। उन्हें निकालने के लिए तुम्हें बहुत सारी इमॉर्टल एसेंस बर्बाद करनी पड़ेगी। इमॉर्टल एसेंस पहले ही कम चल रही है, एक हिस्सा भी जरूरी है, यह रिफाइनमेंट के लिए चाहिए। रिफाइनमेंट के आखिरी दौर में इमॉर्टल एसेंस कम हो जाएगी और ब्लेस्ड लैंड टूटने की कगार पर होगा और उसमें बहुत सारे लूप होल्स होंगे जो बाहर की दुनिया से जुड़ेंगे। ब्लेस्ड लैंड को बैन करने का कोई फायदा नहीं, जब तुम्हारी ताकत काफी गिर जाएगी तो ये हॉल ढूंढ लिया जाएगा। टैब, गू मास्टर्स हम पर हमला करेंगे और रिफाइनमेंट फेल होने की संभावना है। कुछ देर खामोशी के बाद लैंड स्पिरिट ने कहा, तुम सही हो, लेकिन तुम्हारे तरीके में एक घातक कमी है। अगर हम इमॉर्टल एसेंस की जगह प्राइमेवल स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो तुम्हें कम से कम 3 करोड़ प्राइमेवल स्टोन्स चाहिए होंगे। क्या तुम्हारे पास इतने हैं? फैंग युआन जोर से हंसा। मेरे पास सिर्फ 10 लाख प्राइमेवल स्टोन्स हैं, जाहिर है ये काफी नहीं है। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ दूसरे गू मास्टर्स भी हैं, खासकर ये रैंक 4 और 5 गू मास्टर्स। वो लोग जरूर अमीर होंगे, उन्हें मारने के बाद
क्या हमें प्राइमेवल स्टोन्स की चिंता करने की जरूरत है? बागी ने कुछ देर सोचा। तुम सही हो, मैं जो मदद तुम्हें दे सकता हूं वो कम हो जाएगी। रिफाइनमेंट के आखिर में जो सबसे जरूरी कदम है, हम तुम्हारे सुझाव के अनुसार काम करेंगे। चैप्टर 380 स्लॉटरिंग रैंक 5। कुत्तों के बीच एक लड़ाई खत्म हुई। स्टील आर्मर डॉग ग्रुप का डिफेंस कितना स्ट्रांग है? रैंक 5 डेमोनिक गू मास्टर कुमो के आसपास सैकड़ों स्टील आर्मर डॉग्स थी और वो बेहद खुश महसूस कर रहा था। स्टील आर्मर डॉग्स के पास मोटा चमड़े का कवच था, काला और भारी, स्टील जैसा। किंग क्वान इनहेरिटेंस में पहले 50 राउंड्स में कुत्तों में इसका सबसे अच्छा डिफेंस था। अभी थोड़ी देर पहले कुमो ने डॉग ग्रुप्स को कंट्रोल किया और एक जीत हासिल की। उसका बैटल रिजल्ट शानदार था। उसने डॉग एंस्लेवमेंट गू का इस्तेमाल करके एक जड़े आई डॉग किंग को भर्ती किया। यह जेड आई डॉग किंग न सिर्फ एक 100 बीस्ट किंग था, बल्कि उसके पास एक जंगली गू वम भी था जो यिन डॉग्स के खिलाफ असरदार था। पिछली बार मेन यिन डॉग्स की वजह से हार गया था। साधारण कुत्ते इन अदृश्य शरीरों को मार नहीं सकते। जेड आई डॉग किंग के साथ मुझे अब कोई डर नहीं है। यह किंग क्वान इनहेरिटेंस का सिर्फ अथर्वन राउंड था और कुमो के पास पहले से हाई एक डॉग किंग और बड़ी संख्या में स्टील आर्मर डॉग्स थे। आखिरकार वो एक रैंक 5 गू मास्टर था, उसके पास अद्भुत तरीके थे। साथ ही इस बार उसकी किस्मत भी अच्छी थी। किंग क्वान इनहेरिटेंस ऐसा ही था, तीनों इनहेरिटेंसेस में से इसमें सबसे ज्यादा किस्मत की जरूरत थी। अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती है तो आपके फायदे बढ़ते जाते हैं और बीच और आखिरी स्टेजेस को पार करना आसान हो जाता है। पिछली बार मैं सिर्फ 68 राउंड तक ही पहुंच पाया था, ऐसा रिजल्ट बताने में भी शर्म आती है। इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी और मुझे इतनी शानदार शुरुआत मिली है। लेकिन मैं लापरवाह नहीं हो सकता। टाइम युबाई ने इस बार किंगशिन इनहेरिटेंस चुना है। मैंने सुना है कि पहले वो 80 से ज्यादा राउंड्स तक पहुंच गया था। टाइम युबाई के बारे में सोचते ही कुमो का दिल भारी हो गया। वो जानता था कि अगर वो अकेले लड़ता तो वो टाइम युबाई का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए जब उसने इनहेरिटेंस चुना तो उसने जानबूझकर टाइम युबाई से दूरी बनाई और किंग क्वान इनहेरिटेंस चुना। सच तो यह है, तीनों इनहेरिटेंसेस में से किंगशिन इनहेरिटेंस शुरुआती कुछ राउंड्स में पार करने के लिए सबसे आसान था। गू मास्टर बातों से हैरी मेन को भटका सकता था और बिना लड़ा जीत सकता था। यह शॉर्टकट तरीका जाहिर है फैंग युआन ने फैलाया था। कुमो ने कुछ देर सोचा, फिर अपने विचारों को समेटा और राउंड्स में आगे बढ़ने के लिए अपना वक्त इस्तेमाल करने का फैसला किया। ठीक उसी वक्त उसके सामने स्पेस फैट गया और एक अनजान जवान आदमी प्रकट हुआ। कौन है? कुमो चौंक गया। उसने थ्री किंग्स इनहेरिटेंस को कई बार ट्री किया था। इसकी साफ समझ थी, लेकिन ये सीन उसके सामने हुआ जिससे वो हैरानी से हक्का बक्का रह गया। वो शख्स जाहिर है फैंग युआन था। उसने कुमो की चिल्लाहट सुनी और हंसा। कौन है? वो जो तुम्हारी जान लेना चाहता है। ये कहते हुए उसने गोल्डन ड्रैगन गू एक्टिवेट किया। सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ, दहाड़ते हुए। उसकी ड्रैगन की मूंछें हवा में लहरा रही थी। उसकी ड्रैगन की ईर्द गुस्से से घूर रही थी, अपने चारों भयंकर पंजे दिखाते हुए। कुमो ने ये देखा और उसकी मानो पैंट ही गीली हो गई। वो विश्वास न करते हुए चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? तुम कोई भी गू कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? ये कैसे पॉसिबल है? मौत से कुछ पाल पहले वो कांप गया और जल्दी से अपने गू वॉर्म्स एक्टिवेट किए, लेकिन उस कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सुनहरा ड्रैगन हमला करने आया। उसने खरोंच कर उसके ऊपर के शरीर को लगभग तोड़ ही डाला। महान कुमो, अपनी पीढ़ी का एक एक्सपर्ट और एक पुराना डिमोनिक पावर हाउस, बस ऐसे ही मर गया। जब वो मारा तो वो अपना टोकन तक इस्तेमाल नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स, लैंड स्पिरिट के मैनिपुलेशन के साथ भले ही वो टोकन इस्तेमाल करता, उसका कोई असर नहीं होता। गोल्डन ड्रैगन गू का हमला सच में बहुत जबरदस्त है, लेकिन हैंडलिंग इतनी रफ है, मैं इसे मेटिक्युलसली कंट्रोल नहीं कर सकता। फैंग युआन ने हमले को याद किया। वो सिर्फ कुमो का सर फोड़ना चाहता था, लेकिन आखिर में उसने उसका पूरा ऊपरी शरीर नाश कर दिया, जिससे वो थोड़ा चूक गया। शुक्र है एपर्चर पेट के पास था और नाश नहीं हुआ। फैंग युआन आगे बढ़ा, उसका दिमाग एपर्चर में घुसा और उसने लूटपाट शुरू कर दी। कुमो के पास 8 गू वॉर्म्स थी, लेकिन सिर्फ एक रैंक 5 गू, जिसका नाम सॉफ्ट बोन्स गू था। यह बहुत घिनौना था। ये गू किसी भी जीव की हड्डियों को 25 किलोमीटर के दायरे में नरम कर सकता था। भले हाई फैंग युआन ने अपनी हड्डियों को एसेंस आयन बोन्स में बदल दिया हो, वो फिर भी प्रभावित होता और उसकी हड्डियां आखिर में नरम हो जाती। फैंग युआन के पास लड़ने का कोई तरीका नहीं बचता।
अपने स्केलेटन के सपोर्ट के बिना वो एक पैरालाइज्ड आदमी की तरह जमीन पर पड़ा रहता, उसकी आंतें एक दूसरे से दब जाती और उसकी खून की नसें और मांसपेशियां जाम हो जाती। भले ही कोई बाहरी हमला ना हो, कुछ ही देर में वो इससे मर जाता। जहां तक उसके बाकी 7 गू की बात है, वो सभी रैंक 4 थे। ये सभी गू बोन पाथ से जुड़े द और कोई खास अच्छे नहीं थे। अफसोस की बात है, मेन बोन पाथ के बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैं ज्यादा से ज्यादा इसकी सतह को ही खरोंच सकता हूं। अगर मेन गू वॉर्म्स का ये सेट इनहेरिट करता हूं, तो मैं जो बैटल स्ट्रेंथ दिखा पाऊंगा वो कुमो की आधी भी नहीं होगी। मुझे इसे अभी के लिए रख लेना चाहिए। फैंग युआन ने अपने मन में आकलन किया। कुमो के लेवल पर उसने जो गू सेट बनाया था वो पूरी तरह से उसके लिए कस्टमाइज था, उसके बैटल स्टाइल, बोन पाथ की उसकी समझ और लड़ाइयों और गू मास्टर्स के प्रति उसकी समझ का इस्तेमाल करते हुए। फैंग युआन ब्लड पाथ में सबसे माहिर था। अपने पिछले जन्म में यूज ब्लड सी इनहेरिटेंस से फायदा हुआ था और उसने अपनी जीत की शुरुआत ब्लड पाथ से की थी। यूज ब्लड पाथ की गहरी समझ थी। अगर कुमो एक ब्लड पाथ गू मास्टर होता तो सिचुएशन अलग होती। कुमो के गू वॉर्म्स लेने के बाद फैंग युआन ने बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटर गू का इस्तेमाल किया और उसका अपचय निगल लिया। पोषक तत्व मिलने के बाद बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटर गू थोड़ा और बढ़ गया। उसकी कंक्रीट सतह पर एक पतली सी चमक आ गई और सतह पहले से ज्यादा चिकनी हो गई, जैसे खराब तरीके से बनी पोर्सिलेन हो। कुमो के लिए यह अफसोस की बात थी, एक महान एक्सपर्ट जो एक अकेले कल्टीवेटर के रूप में पैदा हुआ, पूरी जिंदगी अकेले मेहनत करता रहा। उसने अपनी जिंदगी में कई अनुभव और मौके पाए और अपनी कड़ी मेहनत के साथ बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद वो इस लेवल तक पहुंचा। आखिरकार वो मर गया और उसकी सारी कड़ी मेहनत और उसके फल फैंग युआन की लूट बन गए। एक महान रैंक 5 गू मास्टर शिखर से गिर गया और फैंग युआन के लिए एक सीधी बन गया। बड़ा अफसोस है कि डॉग एनस्लेवमेंट गू को वापस नहीं ले सकते, वरना ये कुत्ते भी मेरे कंट्रोल में होते। फैंग युआन ने कुत्तों को देखते हुए आ भरी और वहीं से गायब हो गया। ... एक लड़ाई जोरों पर थी। वूगी ने क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स को कंट्रोल किया, लाइटनिंग सिंबल डॉग्स के एक बड़े झुंड से लड़ते और उलझते हुए। क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स एकता वाले कुत्ते द, उनकी संख्या जितनी ज्यादा होती, उनकी ताकत उतनी ही बढ़ती। लेकिन वूगी की किस्मत खराब थी, उसके पास सिर्फ 40 के करीब क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स थे। उसने इन कुत्तों को फ्रंट लाइन पर रखा और उन्हें कंट्रोल करने में कंसंट्रेट किया। क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स अपने से 5 गुना बड़े लाइटनिंग सिंबल डॉग पैक से लड़ रहे थे। वो सभी घायल थे लेकिन मारे नहीं थे। बेहतरीन कॉम्बिनेशन और कोऑपरेशन वूगी की जानवरों को कंट्रोल करने की अद्भुत प्रतिभा दिखा रहा था। वूगी कई साल पहले एक एनस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर बन चुका था, लेकिन आखिर में संसाधनों की कमी के कारण यूज पाथ बदलना पड़ा। स्वूश! फैंग युआन अचानक वूगी के पीछे प्रकट हुआ। वूगी अपनी पूरी कोशिश क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स को कंट्रोल करने में लगा रहा था। यूज फैंग युआन के आने का एहसास नहीं हुआ। अगर ये नॉर्मल समय होता तो वो एक इन्वेस्टिगेटिव गू का इस्तेमाल करता और जैसे हाई फैंग युआन प्रकट होता, अस पर तुरंत हमला हो जाता। लेकिन इस गू इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में वो सिर्फ एक साधारण इंसान था जो सिर्फ डॉग एनस्लेवमेंट गू और कुछ दूसरे गू को कंट्रोल कर सकता था। उसके शरीर पर किए गए सभी मॉडिफिकेशंस भी पूरी तरह से प्रतिबंधित थे। ऑफ कोर्स, ये इसलिए भी था क्योंकि वूगी डॉग बैटल में गहरी तरह से कॉन्सेंट्रेट था। फैंग युआन ने बकवास नहीं की, उसने अपना हाथ हिलाया और एक बोन स्पाइक निकल कर उड़ा। पूछी! एक तीखी आवाज आई और एक लंबे भाले जैसे बोन स्पाइक ने वूगी का दिल छेड़ दिया और उसका नुकीला सिरा जमीन में घुस गया। वूगी की पुतलियां पिन साइज हो गई। वो इस घातक हमले से पूरी तरह से हक्का बक्का और उलझन में था। किसने मुझे मारने की कोशिश की? उसने अपना मुंह खोला और ताजा खून एक नदी की तरह बह निकला। वो धीरे धीरे मुड़ा, हमलावर का चेहरा देखने की बेचैन कोशिश करते हुए। लेकिन बदकिस्मती से आधा मुड़ने तक उसने अपनी जिंदगी के सारे निशान खो दिए। वूगी का शरीर मिट्टी के ढेर की तरह गिर गया, बोन स्पाइक पर लटका हुआ। यह डिमोनिक एक्सपर्ट जो टाइम यू बाई से भी ज्यादा सीनियर था, 200 साल पहले मशहूर, वो भी मर गया था। जब वो मारा, उसकी ऊँख बड़ी बड़ी खुली हुई थी, ये देखने की कोशिश कर रही थी कि उसका कातिल कौन है। लेकिन उसकी ये साधारण सी इच्छा पूरी नहीं हुई। महान वूगी अपने दिल में एक मलाल लिए मर गया। उसके मरने के बाद क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स जिन्होंने अपने मालिक का कंट्रोल खो दिया था, तुरंत हाई लाइटनिंग सिंबल डॉग्स द्वारा घेर लिए गए। यह लाइटनिंग सिंबल डॉग्स फैंग युआन पर झपटे। रो! फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया और सुनहरा ड्रैगन फिर से प्रकट हुआ,
इन सभी लाइटनिंग सिंबल डॉग्स को मार डाला जिन्हें अपनी औकात नहीं पता थी। फैंग युआन जल्दी से वूगी के लाश के पास आया, वही काम फिर से किया। उसके गू वॉर्म्स रख लिए और फिर उसका एपेचर बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटा गू को खिला दिया। वूगी के पास एक रैंक 5 गू था। ये अनका और काला था, एक युहुआ स्टोन की तरह, लेकिन सतह पर 7 सफेद निशान था और ये बेहद अजीब और अंधेरा दिखता था। यह पिच ब्लैक गू था। एक बार जब गू एक्टिवेट हो जाता तो इससे काला धुआं निकलता। रैंक 6 से नीचे के कोई भी गू वॉर्म्स इस काले धुएं से प्रदूषित हो जाते और अलग अलग डिग्री की सीलिंग प्राप्त करते, अपनी सहमता खो देते। जहां तक उसके दूसरे गू वॉर्म्स की बात है, वहां 8 से 9 सभी रैंक 4। लेकिन वो अलग अलग पाथ्स के बीच मिले हुए और एक गड़बड़ थे, कुमो और टाइम्यूबाई के कंप्लीट गू सेट की तरह नहीं। यह वूगी के गू वॉर्म्स हैं, भले ही वो एक सेट बना सकते हैं, वो एक कंप्लीट सेट नहीं है। जिस वजह से वो सदर्न बॉर्डर में घूम सकता है, वो ज्यादातर पिच ब्लैक गू की वजह से है। बिना किसी शक के, पिच ब्लैक गू एक बेहद उपयोगी रैंक 5 गू है। फैंग युआन इसे हासिल करके बेहद खुश था। उसने पिच ब्लैक गू को अपने अपचर में रख लिया, लेकिन बाकी के रैंक 4 गू को अपनी जेब में डाल लिया। उसके अपचर में पहले से ही कई गू वॉर्म्स दी, उनमें से 5 रैंक 5 गू वॉर्म्स दी और कई रैंक 4 गू। ये उसके अपचर पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा था। सबसे जरूरी बात, यह स्प्रिंग ऑटम सकाडा की वजह से था। ये रैंक 6 गू रिकवर हो रहा था और ये फैंग युआन के अपचर पर बहुत दबाव डाल रहा था। ब्लेसड लैंड में वक्त का बहाव बाहर की दुनिया से 3 गुना तेज है, जिससे स्प्रिंग ऑटम सकाडा की रिकवरी तेजी से हो रही है। मुझे वक्त से रेस लगानी होगी और जल्दी से सेकंड एपर्चर गू रिफाइन करना होगा। सेकंड एपर्चर के साथ मेन स्प्रिंग ऑटम सकाडा के दबाव से राहत पा सकूंगा। फैंग युआन के लिए सिचुएशन बेहद जल्दबाजी वाली थी। वो सिर्फ सेकंड एपर्चर गू हाई रिफाइन नहीं करना चाहता था, बल्कि इस बड़े खतरे स्प्रिंग ऑटम सकाडा से भी बचना चाहता था। रिफाइनमेंट के आखिर में ब्लेस्ड लैंड काम्यू से भरा होगा और बाहर की दुनिया से जुड़ने के बाद उस कई गू मास्टर्स के सामूहिक हमले का सामना करना पड़ सकता था। तब तक लैंड स्पिरिट कमजोर और शक्तिहीन हो जाएगा, वो बेकार होगा और फैंग युआन इस दौरान सबसे बड़े खतरे में होगा। सेकेंड एपर्चर गू रिफाइन करना, हम जितना आखिर के करीब पहुंचेंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। खासकर वो आखिरी कदम, मुझे डिवाइन ट्रैवल गू का इस्तेमाल करना होगा, मुझे फोकस और कंसंट्रेट करना होगा, मेरा शरीर बहुत बड़े खतरे में होगा। वूगी की मौत फैंग युआन के लिए सबसे बड़ा सबक थी, उस ऐसी स्थितियों से बचना था। लेकिन उसकी स्थिति थोड़ी अलग थी। मेरे पास एक और मोहरा है और वो है बाइनिंग बिंग। ही, उसने पहले पॉइजन वागू का इस्तेमाल किया था, इस पर भरोसा किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि आखिर में मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी मेरी रक्षा के लिए। ये सोचते हुए फैंग युआन गायब हो गया और बाइनिंग बिंग के सामने प्रकट हुआ। फैंग युआन, तुम यहां इतनी अचानक कैसे आ गए? बाइनिंग बिंग ने फैंग युआन को देखा, वो हैरान भी थी और उसकी इल्म में शक भी था। चैप्टर एंड।